Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Kaur YouTube channel. So in this video we are going to start with lots and lots of theorems before starting the last exercise 10.5. ये बहुत ही ज़्यादा important theorems हैं. अभी तक की जो हमने theorems पढ़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रही हैं. हर exercise को start करने से पहले मैं आपको बहुत सारी जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में बता देती हूँ जिनका यूज़ करके हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो इस बार भी क्या है कि इसमें हम बहुत मतलब इस वाली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना काफ़ी सारी थ्योरम्स थी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये सारी थ्योरम्स आज हम मिलके करने वाले हैं और इस पे बेस्ड फिर लास्ट में आएगा आपके लिए 1 या 2 एग्जाम्पल जिससे आप इन थ्योरम का कैसे यूज़ करना है उन क्वेश्चन में वो सीख पाएंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आर 10.4 एंड 10.5 जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े जो क्वेश्चंस है वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं. क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है थ्योरम इफ़ 2 chords ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा. कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है तो उस सर्कल में अगर 2 chords हैं हमारे पास, फॉर सपोज एक ये रही और एक इस तरीके से ये रही, और अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स, मतलब इनके जो साथ में जो आर्क हैं इनके, एक ये वाला रहा और इसका आर्क कहाँ है, एक ये वाला रहा, ये दोनों आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो ये दोनों आर्क भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा. और वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि अगर एक सर्कल है जहाँ पर 2 आर्क हैं, जैसे फॉर सपोज एक आर्क हमने ये ले लिया और एक आर्क हमने ये वाला ले लिया, तो अगर आर्क इक्वल हैं तो उनके ऊपर बनने वाली कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. ठीक है, तो ये दोनों कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल. चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर. इक्वल आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर. कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई 2 आर्क इक्वल हैं, जैसे हमने ले लिया एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का और दूसरा हमने ले लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, लगभग लगभग इक्वल ही हैं, और ये अगर सेंटर है तो सेंटर पे ये आर्क ऐसे सबटेंड कर रहा है एंगल. सबटेंड करने का मतलब फॉर्म कर रहा है. ठीक है, वहीं पे ये वाला आर्क भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर. ठीक है, तो अगर ये दोनों आर्क्स क्या थे, इक्वल थे, कहने का मतलब क्या है कि भाई इक्वल थे अगर आर्क्स, तो उनके जो एंगल सबटेंड किए उन्होंने कहाँ पर, सेंटर पर. ये ध्यान रहे, सेंटर पर जो सबटेंड किए हैं वो दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो अगर इस एंगल का 1 है और ये 2 है तो ए बी अगर आर्क में फर्स्ट ले लूँ और सी डी दूसरा ले लूँ, इफ़ आर्क ए बी है ना, और आर्क का दूसरा साइन क्या होता है, देखो ऐसे भी बनाते हैं. ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, आर्क का साइन. तो आर्क ए बी अगर आर्क सी डी के इक्वल है देन एट सेंटर क्या हो जाएगा, एंगल्स उन्होंने जब सबटेंड किया एंगल 1 और एंगल 2 वो भी इक्वल हो जाएंगे. क्लियर? पर angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point in the remaining part of the circle. By it at any point लिखेंगे, in any point नहीं, at any point, है ना. कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझना इसको, कि एक सर्कल है इस तरीके से, बोला गया है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. तो अगर सेंटर ये है ना, और फॉर सपोज ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक आर्क है और इसने जो है एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे इस तरीके से, है ना, पता चल रहा होगा आपको, ये सेंटर का एंगल है इस आर्क के लिए. फॉर सपोज नाम है ए बी और सेंटर पे है ओ, ए ओ बी एंगल सबटेंड किया है. बोला जा रहा है थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो जितना भी इस एंगल का मेजर होगा, फॉर सपोज अगर ये एंगल कितना था, 40 डिग्री था. ठीक है, 40 डिग्री का एंगल था, तो इस आर्क से जो भी कहीं और किसी भी जगह पर अगर कोई भी एंगल सबटेंड कर रहा होगा ये आर्क, जैसे मैंने सपोज लगा दिया कि किसी एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल पे इस तरीके से इसने जो एक एंगल सबटेंड किया है, दिख रहा है ये वाला एंगल, तो हमेशा जो भी ये एंगल सबटेंड करेगा आर्क एट द सेंटर पे वो डबल होगा द एंगल सबटेंडेड बाय इट. मतलब यही आर्क जो है एंगल सबटेंड कर रहा है एट एनी पॉइंट, एनी अनदर पॉइंट है ये. ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट है, अनदर पॉइंट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. तो इस आर्क ने जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में इस तरीके से एक एंगल सबटेंड कर दिया यहाँ पर. ठीक है, तो हमेशा जो एंगल सेंटर का होगा वो हमेशा डबल होगा
रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल से। तो ये वाला अगर 40 डिग्री है तो ये क्या था, इसका डबल रहा होगा, तो ऑफकोर्स सी बात है इसको क्या होना पड़ेगा, 20 डिग्री का होना पड़ेगा। क्लियर है। इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे पास आएंगे। इवन मैं आपको जो है जब कराऊंगी तो मैं आपको मेंशन करूंगी कि हम कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि किस टाइम पे। कभी पता चला कि भाई ये 40 है, आपको दूसरे को 20 लेना था और आप क्या करके बैठे हैं, 40 का डबल यहाँ 80 करके बैठे हैं। कई बार बच्चे ऐसा कर जाते हैं कि क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर एक सर्कल है और कोई आर्क मेरे पास था, अब मैं अगर आर्क को यहाँ पे ले लेती हूँ, CD, एक आर्क हमने यहाँ ले लिया, इसने यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है, यहाँ पे जो एंगल सबटेंड किया है, और यही आर्क से अगर मैं कहीं और पे एंगल सबटेंड करवा दूँ इस तरीके से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, तो हर बार जो सेंटर का एंगल होगा वो डबल होगा ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाले एंगल से। अगर ये x है तो इसका डबल सेंटर पे बैठा है 2x। याद रहेगा कि भाई सेंटर क्या हो जाता है 2x, और x कौन है, रिमेनिंग पार्ट वाला एंगल। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है ना, और सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड के नीचे आने वाला एरिया। तो अगर मैंने इस तरीके से एक कॉर्ड बना दी ये, तो ये हमारे लिए जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट। अगर इस सेगमेंट पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, फॉर सपोज मैंने एक एंगल इस तरीके से बना दिया, ठीक है, एक एंगल मैंने इस तरीके से बना दिया, फिर एक एंगल मैंने इस तरीके से बना दिया, ये जितने भी एंगल हैं इसी सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों के तीनों एंगल क्या थे, इक्वल थे, क्योंकि ये किस पे बने हैं, सेम सेगमेंट पर बने हैं। तो अगर एक सर्कल ऐसा है और ये आपको सेगमेंट दी गई है, तो एक अगर एंगल इस तरीके से बन के आ रहा है और दूसरा एंगल इस तरीके से बन गया, तो ये नहीं कि ये इन दोनों को आप इक्वल कह दें, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में नहीं बन रहा है फिर। ठीक है, सेम सेगमेंट के लिए इस लाइन को, पॉइंट को कहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था। क्लियर है। तो ये वाला रॉन्ग है और ये वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है कि सेमी सर्कल में बनने वाला हर एक एंगल, ये अगर मेरा सेंटर था तो सेमी सर्कल में बनने वाला हर एक एंगल इज अ राइट एंगल। मतलब आपके लिए मैंने, देखो ये सेमी सर्कल पर एक एंगल बन के आ रहा है, दिख रहा है ना। इसी तरीके से मैं ये दूसरा एंगल बना रही हूँ, ये भी सेमी सर्कल पे बन रहा है। कोई तीसरा एंगल इस तरीके से बना दिया मैंने, ये भी सेमी सर्कल पे बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। एक ये एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, नीचे भी बना देती हूँ, इस तरीके से मैंने एक एंगल यहाँ बना दिया। तो ये सारे के सारे एंगल कहाँ बन रहे हैं, सेमी सर्कल में बन रहे हैं, दिख रहा है ना। ये नीचे वाले पार्ट में बन रहा है और ये तीनों के तीनों ऊपर वाले सेमी सर्कल में बन रहे हैं, हाफ सर्कल में। क्लियर है। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या होने वाले हैं, 90 डिग्री के इक्वल होने वाले हैं, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल angles at any other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle or they are concyclic। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, अगर इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसने बोला हमारे पास एक सर्कल है और कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो मैंने इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना दी है, joining 2 points subtends equal angle at any other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment। तो अगर जो भी ये लाइन सेगमेंट है, अगर मैंने इस तरीके से एक एंगल इसके ऊपर बनाया, तो ये एक एंगल सबटेंड कर रही है यहाँ पर, ठीक है, और किसी दूसरे पॉइंट पे इस तरीके से इसने एक एंगल सबटेंड किया, दिख गया आपको। तो वो बोल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट ने जो 2 अदर पॉइंट पे एंगल सबटेंड किए हैं, ठीक है, अपनी ही साइड पर, इधर ही की साइड पर, जहाँ पे सेम साइड पे दोनों एंगल अगर करे हैं सबटेंड, तो वो 4 पॉइंट्स जो निकल के आएंगे वो एक सर्कल पर लाए करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही तरफ पर वो एंगल बन के, अगर फॉर तो सपोज ऐसा होता कि ये लाइन है ना, ये लाइन सेगमेंट है, इसने एक एंगल इस तरीके से सबटेंड किया और एक एंगल यहाँ नीचे कर दिया,
तो क्या चारों के चारों पॉइंट ये वाला 1 2 3 और 4 ये क्या सारे के सारे सर्कल पर लाई कर रहे हैं? नहीं, ये वाला तो पॉइंट बाहर चले जा रहा है। बट अगर ये सेम साइड पर बन के आए वो दोनों के दोनों एंगल, ये नीचे वाला एंगल अगर मैं यहाँ ना बना के यहाँ पे बना दूँ तो ये कहाँ लाई करेगा? हमारे सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, देन द ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, और इसको क्या बोलते हैं हम? कॉनसाइक्लिक। ठीक है, कि चारों के चारों पॉइंट हमारे पास कहाँ हैं? हमारे सर्कल पर ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, ये थ्योरम नहीं है। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। कहने का मतलब है कि अगर एक सर्कल में जो क्वाड्रिलेटरल है, फॉर सपोज अ क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्कल पर बन रहा है, ठीक है, जो एक सर्कल पर बन रहा है, वो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसके चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हो? सर्कल पर लाई कर लो। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट थ्योरम है इसके बाद, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो इसी के ऊपर एक थ्योरम बन गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, कि अगर ऐसा हमारा कोई क्या था, इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर ऑफ विच ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑपोजिट लिखना भूल गई थी मैं, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, तो या तो फिर ये वाला पेयर है ऑपोजिट का, और या तो ये वाला पेयर है ऑपोजिट एंगल का। समझ आ रहा है? या तो ये वाला पेयर है और या तो ये वाला पेयर है। तो अगर फॉर सपोज ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का पेयर है। वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है? प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चलो अब चलते हैं इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल पर। तो ये एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम पेज नंबर 183। तो वहाँ पर सॉल्विंग तो आपको दे रखी है, बट आपसे रीजंस पूछे हैं, आपसे थ्योरम्स पूछी हैं कि कौन सी, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होगा या वाई कहाँ होगा, तो वो कई बच्चों को नहीं आ पाता है, और ये भी नहीं पता चल पाता कि ये सॉल्विंग हुई कैसी, कौन सी थ्योरम इसमें एक्चुअली लगाई गई है। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। चलो पढ़ते इसे। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ए बी आपको दिख रहा है, सेंटर है यहाँ पे, इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सी डी दिख रही है कॉर्ड यहाँ पर ऊपर पर, वो किसके इक्वल है? ओ बी या ओ ए, रेडियस के इक्वल। क्लियर? ए सी एंड बी डी वेन एक्सटेंडेड, तो ए सी और बी डी जो लाइन थी इस क्वाड्रिलेटरल की, इसको हमने जब एक्सटेंड किया, मतलब प्रोड्यूस किया या आगे बढ़ा दिया, देन दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट ई पर। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ई बी जो है वो 60 डिग्री का होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइन थोड़ी और सीधी होनी थी, पर इसको एक ट्राइंगल ही समझना, ए ई बी को एक ट्राइंगल ही समझना। ठीक है, ये थोड़ी सी इस तरीके से जानी चाहिए थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। क्लियर है? चलो कर लेते हैं इसको इस तरीके से, यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरसेक्ट होके यहाँ पे पॉइंट ई लेके आ रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ई बी क्या है? 60 डिग्री का है। स्टार्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम ज्वाइन करने वाले हैं इन 2 पॉइंट्स को इधर से, और वैसे ही इन 2 पॉइंट्स को इधर से। ठीक है, तो ज्वाइन सी ओ एंड डी ओ, जिससे हमारे पास कौन सा ट्राइंगल आ गया है? सी ओ डी ट्राइंगल आ गया है। अब यहाँ से क्या होगा? यू नो दैट सी डी किसके इक्वल थी? हमारे पास रेडियस के इक्वल थी। तो सी डी बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगी? ओ डी और ओ सी के होगी कि नहीं? क्योंकि ओ डी और ओ सी भी क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? जब सी डी ओ डी और ओ सी तीनों की तीनों क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ट्राइंगल सी ओ डी क्या बन जाएगा? इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है कि नहीं? ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक खास बात है, वो क्या है कि उसका हर एक एंगल क्या हो जाता है? 60 डिग्री का हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंस दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो एंगल सी ओ डी विल बी इक्वल्स टू किसके? 60 डिग्री के। अच्छा, यहाँ से बड़े एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। सी ओ डी अगर 60 डिग्री का है, तो ध्यान से देखना, ये सी डी जो कॉर्ड थी
ये कॉर्ड है ना, तो सी डी जो कॉर्ड थी उसने जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है, देखो अब ध्यान से, ये वाली कौन सी थ्योरम आने वाली है मैं बताती हूँ आपको। ये थ्योरम आ रही है ये वाली, ठीक है, कि भाई अगर एक सर्कल था और उसमें एक कॉर्ड इस तरीके से बनाई है, उसने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है वो क्या हो जाता है, हमेशा डबल हो जाता है, वो चाहे रिमेनिंग पार्ट में कहीं पर भी एंगल जो भी सबटेंड कर रही हो उसका क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। क्लियर है, उसका हम यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखना कैसे। ये देखो यहाँ पे ये एंगल अगर मेरा 60 डिग्री है, ठीक है, अब अगर मैं इस C को इस B के साथ जो है ज्वाइन कर दूं, ये देखो ध्यान से, ये कर दिया मैंने, ठीक है, तो इस CD ने इस B के साथ एक ये एंगल यहाँ पर बना लिया, तो एंगल CBD जो है, एंगल CBD जो है वो क्या हो जाएगा बेसिकली, भाई इसका डबल ये 60 डिग्री होना चाहिए, तो 60 का हाफ कौन हो जाएगा, ये CBD एंगल। बात समझ में आ रही है, थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं कौन सी वाली, कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड या बाय अ आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन एनी अनदर पार्ट ऑफ द इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, कि भाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे वो जो भी एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है, इसका डबल 60 डिग्री हो जाएगा, तो CBD को क्या होना पड़ेगा, उसका हाफ, इट मीन्स 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिख दे रही हूँ मैं, हाफ ऑफ 60 डिग्री। कौन सी वाली थ्योरम, आपको पता है कौन सी थ्योरम, तो आपको यहाँ पे थ्योरम को मेंशन कर देना है, बस मेरा काम था ये वाली बताना कि भाई कौन सी वाली हमने यूज करी है। क्लियर है, अच्छा CBD हमारा 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ से पहले तो मैं ये हौच पौच हटा लेती हूँ, ये वाला एंगल हमारा आ गया है 60 डिग्री का, ठीक है, इधर वाला। अच्छा ये 60 डिग्री आ गया, अब यहाँ से ध्यान से देखना कि मैं एंगल ACB को, ACB मतलब ये वाले एंगल को मैं लिखने वाली हूँ 90 डिग्री के इक्वल। क्यों, कौन सा वाला थ्योरम है ये, ध्यान से देखना, ACB इज अ एंगल इन अ सेमी सर्कल, दिखाई दे रहा है, AC और B ये सेमी सर्कल में आने वाला एंगल है, सिंस इट इज अ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेमी सर्कल वाली थ्योरम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूरी थ्योरम नहीं लिखूंगी, ये आपको खुद मेंशन करनी है, मैं बस आपको बताती जा रही हूँ कि कौन कौन सी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो ACB कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, बिकॉज इट इज़ अ एंगल इन अ सेमी सर्कल। अगर ये 90 डिग्री, तो आप मुझे बताओ ये ACE जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 90 हो जाएगा ऑफकोर्स, तो 180 माइनस 90, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि एंगल क्या हो जाएगा, BCE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल ACB। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, है ना, ये आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो BCE कितना आ गया, BCE 90 डिग्री। अब ये जो था ये 30 डिग्री था, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। हम ले लेते हैं ट्राइंगल BCE, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, BCE वाला ट्राइंगल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भाई, एक एंगल ये वाला हो गया 90 डिग्री, BCE वाला एंगल BCE प्लस एंगल CBE प्लस एंगल BEC, ये तीनों को मिला के ट्राइंगल के सारे 180 डिग्री वाले एंगल बन जाएंगे। तो ये BCE कितना था ऑलरेडी, BCE हमारे पास आ गया 90, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा CBE हमारे पास 30 डिग्री, और एंगल BEC तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब ये तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए था, 180 डिग्री के इक्वल, है ना, आप ही बता दो भाई, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल ही तो होता है, तो इसको होना चाहिए था 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एंगल BEC की वैल्यू, जो कि क्या हो जाएगी 180 माइनस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 वुड बी 120, तो 180 माइनस 120 इट वुड गिव अस एंगल BEC इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, एंगल BEC विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और बेसिकली BEC है क्या, देखो BEC को मैं यहाँ पे ख़त्म नहीं करती हूँ, यहाँ से कर लेते हैं AE और B, तो वही तो है ये वाला एंगल, है ना, तो ये एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री का, वही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें थी वो ये थी कि जहाँ एग्जाम्पल पे y लिखा हुआ है और इन केस आपको सही
थ्योरम नहीं मिल रही है और आपको ये भी पता चल गया कि इन थ्योरम्स का यूज़ कैसे होना है एक एग्जाम्पल के अंदर, उसके लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो और भी हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, प्लीज़ लाइक द वीडियो. इफ you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or these theorems, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.